नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे परमाणु संरचना के बारे में। कल हमने पढ़ा परमाणु क्या होता है, परमाणु की परिभाषा समझी, अणु क्या होता है, अणु की परिभाषा समझी। आज अब देखो हम अध्ययन करेंगे परमाणु संरचना, यानी परमाणु की जो संरचना होती है उसमें कौन कौन से मौलिक कण होते हैं और परमाणु का केंद्र भाग जो है वो कहाँ होता है, इनके बारे में देखेंगे। तो देखिए, परमाणु संरचना, परमाणु की संरचना देखेंगे, किस प्रकार से परमाणु बना हुआ रहता है। तो देखिए, परमाणु जो होता है, परमाणु में एक केंद्र भाग होता है। क्या होता है? एक केंद्र भाग होता है, उसे क्या बोला जाता है? नाभिक बोला जाता है। और परमाणु के चारों ओर क्या होती है? कक्षाएं होती है। इस प्रकार से क्या रहती है? परमाणु के चारों ओर कक्षाएं बनी हुई रहती है। तो ये परमाणु का क्या है? केंद्र भाग, यानी केंद्र भाग को क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखें, इस केंद्र भाग को नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिक। और परमाणु के चारों ओर जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते हैं उन्हें बोला जाता है कक्षाएं। क्या बोलते हैं? कक्षाएं। जहाँ पे क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से कक्षाओं में क्या करते हैं? गति करते हैं। तो इन्हें बोला जाता है कक्षाएं। और परमाणु का जो केंद्र भाग होता है उसे बोला जाता है नाभिक। और नाभिक में ध्यान रखें, परमाणु के नाभिक में जो मूल कण कौन कौन से होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के दो मूल कण क्या रहते हैं? परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं। और एक मूल कण जो इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक के चारों ओर क्या करता रहता है? गति करता रहता है। तो यहाँ से एक चीज और समझे कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है? गति करता है। और साथ में क्या करता है? ये चक्रण गति भी करता रहता है। तो ये ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार की गति करता है? दो प्रकार की, चक्रण गति और कक्षीय गति। तो यहाँ से ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन एक करता है चक्रणीय गति, चक्रणीय गति, और इलेक्ट्रॉन एक करता है कक्षीय गति। कौन सी गति? कक्षीय गति। इलेक्ट्रॉन कौन कौन सी गति करता है? चक्रण गति और कक्षीय गति। जो ये कक्षीय गति होती है वो किस प्रकार से होती है? तो ये भी ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, परमाणु का जो नाभिक है, जो ये परमाणु का नाभिक है, इसके किस प्रकार से गति करता है? दीर्घवृत्ताकार। इस प्रकार से कैसे गति करता रहता है? दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है। तो ये ध्यान रखें, कौन सी कक्षीय गति करता है? दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में दीर्घवृत्ताकार कक्षीय गति करता है। तो ये ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखें। अब देखो, अब परमाणु का जो एक टॉपिक आता है, पॉइंट आता है, कौन सा? नाभिक। परमाणु के बारे में पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि परमाणु क्या होता है, परमाणु की परिभाषा देखी। आज हम पढ़ेंगे, देखो, नाभिक क्या होता है। तो देखिए, नाभिक, आज का टॉपिक जो है वो क्या है? नाभिक। और परमाणु को समझने के लिए इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, अच्छी तरह से समझ आएगा। तो देखिए, नाभिक क्या है? नाभिक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। नाभिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोला जाता है। तो अब देखो यहाँ से कि जो नाभिक होता है, नाभिक क्या होता है? तो नाभिक के बारे में एक वैज्ञानिक थे, नील्स बोहर। नील्स बोहर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि नाभिक में परमाणु में एक केंद्र भाग होता है, उसे क्या बोला जाता है? नाभिक। ये किसने बताया? नील्स बोहर नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि परमाणु में एक केंद्र भाग होता है, उसे क्या बोला जाता है? नाभिक बोला जाता है। तो कब बताया? देखो, 1913 में 1913 में नील्स बोहर नामक वैज्ञानिक ने नील्स बोहर नामक वैज्ञानिक ने नील्स बोहर नामक
वैज्ञानिक ने बताया कि परमाणु में एक केंद्र भाग होता है, उसे नाभिक कहते हैं। तो ये ध्यान रखें, क्या होता है, 1913 में नील्स बोहर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि परमाणु में एक केंद्र भाग होता है, उसे नाभिक कहा जाता है। तो ध्यान रखें, अभी यहाँ से जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या है, एक पूछा जाता है नाभिक का आकार। तो देखिए यहाँ से नाभिक का आकार कितना होता है। नाभिक का जो आकार पूछा जाता है वो 10⁻⁻15 मीटर। ये ध्यान रखें, क्या पूछा जाता है, नाभिक का आकार जो कितना होगा, 10⁻15 मीटर। इसकी एक एग्जिट वैल्यू भी ऑप्शन में दे दी जाती है, तो वो ध्यान रखें क्या होती है, वो होती है 1.74 × 10⁻15 मीटर। तो ये ध्यान रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद में देखो, एक पूछा जाता है यहाँ से नाभिक का भार। क्या पूछा जाता है, नाभिक का भार क्या होता है, यहाँ से पूछा जाता है नाभिक का भार। नाभिक का भार क्या होता है, देखिए नाभिक का जो भार होगा वो क्या होगा, प्रोटॉन का भार प्लस न्यूट्रॉन के भार के योग को क्या बोला जाता है, नाभिक का भार। तो ध्यान रखिए, प्रोटॉन का भार प्लस न्यूट्रॉन का भार ही क्या कहलाता है, नाभिक का भार। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि नाभिक का आवेश क्या होता है। तो देखिए नाभिक का आवेश पूछता है यहाँ से, इस नाभिक का आवेश क्या होगा। तो देखिए प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं रहता है। तो ये ध्यान रखिए, नाभिक का जो आवेश होगा वो क्या होगा, प्रोटॉन के आवेश के बराबर होगा। तो ध्यान रखिए, नाभिक का आवेश, यहाँ से देखिए आवेश होगा, नाभिक का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर, प्रोटॉन के आवेश के बराबर। प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, तो देखिए प्रोटॉन का आवेश जो होगा वो होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये ध्यान रखें, इसका मान किस में होगा, प्लस में। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट बात करके, नाभिक जो होता है वो क्या होता है, ये नाभिक परमाणु का क्या होता है, केंद्र भाग। अब देखिए यहाँ से परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की एक सारणी होती है जो इम्पोर्टेंट सारणी होती है, और प्रत्येक एग्जाम में इस सारणी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस सारणी को जरूर लिखें। तो देखिए एक बार, अब यहाँ से देखिए मौलिक कण, परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ से देखिए मौलिक कण, मौलिक फर्स्ट कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। दूसरा यहाँ पे देखिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। थर्ड यहाँ से मौलिक कण है न्यूट्रॉन। कौन सा है, न्यूट्रॉन। तो अब यहाँ से जो सारणी होगी वो क्या होगी, इंपॉर्टेंट सारणी है, तो इसे जरूर नोट करें। तो यहाँ से देखिए, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका प्रतीक क्या होता है,
ई दर्शा के माइनस, इसका प्रतीक होता है, ध्यान रखिए प्रतीक। प्रोटॉन का जो होगा वो क्या होगा P+, और न्यूट्रॉन को कैसे दर्शाया जाता है N बना के इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अब यहाँ से देखिए आवेश किस प्रकार से ये आवेशित रहता है, आवेशित। अब यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से रहता है, ऋण आवेशित। क्या होता है, ऋण आवेशित। क्या रहता है, ऋण आवेशित रहता है। प्रोटॉन क्या रहता है, धन आवेशित, धन आवेशित। और न्यूट्रॉन क्या रहता है, तो ध्यान रखिए न्यूट्रॉन उदासीन रहता है। अब यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में देखो, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता यानी खोजकर्ता से देखिए यहाँ से देखिए खोजकर्ता, खोजकर्ता से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे। तो इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, जे थॉमसन, जे थॉमसन। ध्यान रखें क्या कौन से हैं, जे थॉमसन। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, गोल्ड स्ट्यू, कौन है, गोल्ड स्ट्यू, कौन है, गोल्ड स्ट्यू। और ध्यान रखें प्रोटॉन का जो नामकरण किया वह कौन से वैज्ञानिक थे, रदरफोर्ड। तो नामकरण किसने किया, प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था, तो ध्यान रखिए कौन थे, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, इसका नामकरण किया। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, न्यूट्रॉन की खोज करी। अब देखिए कब करी, यहाँ से सन पूछ लिया जाता है, कौन से सन में कब किसकी खोज हुई। तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन की खोज जो हुई 1897 में हुई, प्रोटॉन की खोज जो हुई 1920 में हुई, और न्यूट्रॉन की खोज जो हुई कब हुई, 1932 में। तो यह ध्यान रखें 1897 में किसकी खोज हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। प्रोटॉन की जो खोज हुई वो कब हुई, 1920। और ध्यान रखिए जो न्यूट्रॉन की जो खोज हुई वो कब हुई, वो हुई 1932 में। यहाँ से इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाता है कि न्यूट्रॉन की खोज कब हुई, 1932 में। प्रोटॉन की खोज कब हुई, 1920 में। इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई, 1897 में। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसमें आवेश का मान देखिए, आवेश का मान, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि आवेश का मान कितना कितना होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो आवेश का मान होता है वो कितना होता है, -1.60। ये एग्जिट वैल्यू है 21 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ध्यान रखिए आवेश का मान कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, -1.6021 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब यहाँ से देखिए प्रोटॉन का आवेश क्या होगा, तो प्रोटॉन का आवेश जो होगा हमेशा ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन के आवेश में मान में समान होगा, लेकिन चिन्ह में क्या होगा, विपरीत। यानी पॉजिटिव आवेश होगा वो कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर × 10⁻⁻19 कूलाम। अब यहाँ से देखिए न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, इसलिए इसे शून्य माना जाता है। अब यहाँ से देखिए आवेश के बाद में देखिए द्रव्यमान। अब द्रव्यमान में किलोग्राम में होगा या ग्राम में भी ये पूछ सकता है, ये भी ध्यान रखें यहाँ से इम्पोर्टेंट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, एग्जिट वैल्यू है 9.1093 × 10⁻31 kg, ये किलोग्राम में मान है। अब देखिए ग्राम में मान पूछा जाता है 9.1093 × 10⁻28 ग्राम, ये इसका एग्जिट वैल्यू है ग्राम में। अब यहाँ से देखिए प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, तो देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 1.6727
6 इंटू 10 की घात माइनस 27 kg, माइनस कितना होता है 27 kg, कितना होगा 1.6726 इंटू 10 की घात माइनस 27 kg। और ग्राम में हो तो कैसे होगा, ग्राम में 1.6726 इंटू 10 की घात माइनस 24 ग्राम, ये इसमें ग्राम में वैल्यू है। अब यहाँ से देखिए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, वो देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान से क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है। तो कितना होगा, वो देखिए 1.6749 इंटू 10 की घात माइनस 27 kg। अब यहाँ से इसका भी मान ग्राम में पूछ लिया जाता है तो कितना होगा 1.6749 इंटू 10 की घात माइनस 24 ग्राम। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से द्रव्यमान से और आवेश के मान से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आगे देखिए, यहाँ से उपस्थित यानी परमाणु में उपस्थित कहाँ पे रहता है, यानी उपस्थिति, उपस्थिति से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है बेसिक, कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के कौन से भाग में उपस्थित रहते हैं, तो कक्षाओं में। कहाँ पे रहते हैं, कक्षाओं में, कक्षा में। कहाँ पे रहते हैं इलेक्ट्रॉन, कक्षा में। यहाँ से प्रोटॉन के बारे में पूछ लिया जाता है कि परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पर उपस्थित रहता है, तो ध्यान रखें नाभिक में। कहाँ पे रहता है, नाभिक, नाभिक में। अब यहाँ से पूछ लिया जाता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ पे उपस्थित रहता है, तो न्यूट्रॉन भी कहाँ पे रहता है, नाभिक में, नाभिक में। अब यहाँ से इनके भार के क्रम में भी पूछ लिया जाता है कि, तो हमेशा ध्यान रखें परमाणु में हल्का यानी हल्का भारी के क्रम में भी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखें कि भार के क्रम में, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या होता है, सबसे हल्का कण होता है, हल्का। भार में क्या होता है, सबसे हल्का, इसे बोला जाए तो क्या होगा, सबसे हल्का, यानी सबसे क्या होता है, ये हल्का होता है। अब देखिए प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से भारी होता है। और यहाँ से देखिए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो होगा ये क्या होगा, सबसे भारी, ये क्या होता है, सबसे, ये होगा सबसे भारी कण, सबसे भारी होता है। अब एग्जाम में इनका एक क्रम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा क्रम बड़ा होगा, कौन सा छोटा है। तो यहाँ से देखिए सबसे छोटा कण कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से बड़ा कौन सा होगा, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन से भारी प्रोटॉन, प्रोटॉन से भारी कौन सा होगा, न्यूट्रॉन। कौन सा होगा, न्यूट्रॉन। अब यहाँ से देखिए न्यूट्रॉन से भारी कौन सा कण होता है, नाभिक। कौन सा होता है, नाभिक। नाभिक से भारी कौन सा होता है, परमाणु। कौन सा होता है, परमाणु। परमाणु से भारी कौन सा कण होता है, अणु। तो ये भी ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परमाणु का सबसे भारी कण कौन सा होगा, तो परमाणु का ऑप्शन देता है तो नाभिक, तो सबसे भारी कण कौन सा होगा, नाभिक। यानी अब यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे ज़्यादा भारी कौन सा है, सबसे अधिक भारी कौन सा होगा, न्यूट्रॉन। और पदार्थ में पूछ लिया जाए पदार्थ का सबसे भारी कण कौन सा होता है, अणु। और पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा होगा, परमाणु। तो ये क्रम देकर भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखें, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही, और कल जो इसकी परमाणु जो संरचना के सिद्धांत हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज इन्हें अच्छी तरह से लिख लें और याद करें, ये काम आएंगे, ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।